हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 13 का 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और वो भी 1 घंटे से कम, 1 घंटे के क्लास में, क्योंकि 1 घंटे में ही मिलता है 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी और इसके संदर्भ में क्या विचार करना है। सही, मैं हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ने समय सबसे पहले ये टर्म देख लेना चाहिए किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, और दूसरा चीज़ क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलती, और तीसरा चीज़ देख लेना चाहिए ऑप्शन का तरीका क्या है। ऑप्शन का तरीका देख लेने के बाद ही क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ऑप्शन का तरीका, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लग सकता, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी कोई नहीं इसमें ऑप्शन है। तो इसको देख लीजिए, अभी इस सब का सब आना चाहिए तो अभी बन सकता है ये। तो यहाँ पर दे रहा है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थी। यहाँ पर दे रहा है एनी बेसेंट संस्थापक। उसके बाद से दे रहा है इस सोसाइटी का मानना था कि प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद से इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत से संबंधित हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था। तो यहाँ पर जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एनी बेसेंट तो जुड़ी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, लेकिन वास्तव में बात करें तो ये संस्थापक सदस्य नहीं थी। एनी बेसेंट संस्थापक सदस्य नहीं थी। इनके संस्थापक सदस्य कौन थे जी? तो 1975 में आया था ये, मद्रास के अडयार में आया था। इसको कौन लाए थे? अमेरिका के विलियम के हेनरी ऑलकाट थे। हेनरी ऑलकाट, HAL ऑलकाट थे। और दूसरी थी मैडम ब्लावत्स्की, ऐसी कुछ महिला थी, एक तो महिला थी। इन दोनों ने मिलकर 1975 में मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और बाद में जाकर सन 1900 के दशक 1900 में या फिर 1906 में कहें, या फिर 1898 में, कब जी? तो 1898 में एनी बेसेंट जाकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और 1906 में इसकी अध्यक्ष भी बन गई। तो यहाँ पर संस्थापक नहीं थे, तो 1 नंबर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर दे रहा है, इस सोसाइटी का मानना था कि प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है, एकदम सही है। और तीसरा नंबर दे रहा है, हिंदू के पुनर्जन्म सिद्धांत को अस्वीकार किया, ऐसा कुछ नहीं था, इसने स्वीकार किया था। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक कथन सही है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इससे भी गलती होता है कि उसमें केवल 1 दिया, मतलब कि कोई भी कथन 1 सही है, इसका अर्थ यही हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रों का देश से मिलान कीजिए। क्षेत्रों का देश से मिलान कीजिए, इसमें दे रहा है, और यहाँ पर दे रहा है क्षेत्र, यहाँ पर दे रहा है देश, यहाँ पर दे रहा है बमाको, यहाँ पर माली दे रहा है, समरकंद सोमालिया, सेबेल क्षेत्र उज्बेकिस्तान, सोमालिया द्वीप, सोलोमन द्वीप प्रशांत क्षेत्र। यहाँ पर सही कथन पर विचार करना है, और वही है, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगने वाला है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दिया हुआ है। बमाको कहाँ पर है जी? तो मालिया में, एकदम सही है, एकदम सही हो गया ये। उसके बाद से यहाँ पर क्या है जी? दूसरा नंबर है समरकंद। तो समरकंद यहाँ पर सोमालिया में, तो समरकंद सोमालिया में नहीं है बल्कि उज्बेकिस्तान में है, तो ये दूसरा नंबर गलती हो गया। सेबेल क्षेत्र यहाँ पर दे रहा है उज्बेकिस्तान, तब देखिए सेबेल सोमालिया में है, समरकंद उज्बेकिस्तान में, एक दूसरे से अलग दे दिया है, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगा। और सोलोमन द्वीप प्रशांत क्षेत्र में, एकदम सही है। सोलोमन एक देश है जो कि पहले किसके साथ रहता था जी? तो ताइवान, पश्चिमी देशों के साथ काम करता था, लेकिन अब थोड़ा सा चीन की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसलिए इस पर नाम सोलोमन द्वीप चर्चा में है। तो चौथा नंबर भी सही है, प्रशांत क्षेत्र का ही है। तो केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 के संदर्भ में विचार करना है। द्वैध शासन के संदर्भ में विचार करना है, क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। और क्या दे रहा है कि सही पूछा, कितने ऑप्शन का तरीका क्या है? तो केवल 1, केवल 2, केवल 2, केवल 3, सभी 5, सभी 4। तो यहाँ पर देख लेना, ऑप्शन सही आना चाहिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कानूनी व्यवस्था का ह्रास हुआ। दे रहा है द्वैध शासन के दरमियान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कानून व्यवस्था का ह्रास हुआ जी, एक। तो यहाँ पर और दूसरा नंबर दे रहा है, इसने नवाब की स्वतंत्र सत्ता को मजबूत किया। अब देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, नवाब की स्वतंत्र सत्ता को मजबूत किया। और इसके बाद से इसने 1769 से 70 के बंगाल अकाल के भयावहता की ओर बढ़ा। बंगाल की अकाल की ओर बढ़ा था, एकदम सही है। इसके बाद से इसने 1772 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया। 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया इसे। यहाँ पर जो दे रहा है कि 1 नंबर तो कानूनी व्यवस्था का ह्रास हुआ, तो एकदम सही है कि कानूनी व्यवस्था का ह्रास हुआ। द्वैध शासन आ गया, अर्थात क्या हुआ? कर और राजस्व से संबंधित जितने भी मामले थे वे किसके हाथ में चले गए? तो कंपनी के हाथ में चले गए। अर्थात पैसा मिले किसको?
पैसा मिले कंपनी को और सत्ता कौन संभाले, तो सत्ता चला गया नवाब के पास। अब बताइए, भूजा खा के ठोंगा दे दिया। ये भोजपुरी में मतलब कि बिहार में एक कहावत है, भूजा खा के ठोंगा दूसरे को पकड़ा दिया। वैसा ही है कि पैसा ही नहीं सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो पैसा ले लिया ब्रिटिश सरकार ने, कंपनी ने, और केवल सत्ता और कानून दे दिया किसके हाथ में, नवाब के हाथ में। कह दिया कि कानून चलाते रहिए। तो कानून चलता कैसे, तो पैसे से। तो जब पैसा रहबे नहीं करेगा तो कानून चलेगा जी। कानून विधि व्यवस्था सब के सब कमजोर हो जाएगी। तो गाँव में भी तो कमजोर होगी, गाँव में कमजोर होगी तो यहाँ पर दे रहा हरास हुआ था, एकदम सही है। दूसरा नंबर दे रहा कि नवाब की स्वतंत्र सत्ता मजबूत हुई। तो मजबूत कैसे होगी जब पैसा ही हाथ में नहीं है, तो एकदम ये सरासर गलती हो जाएगा। तीसरा नंबर है, इसने 1700 अकाल की भयावहता को बढ़ा दिया, एकदम सही है। जब नवाब के पास पैसा नहीं है, कानून व्यवस्था है, तो लोगों के लिए कल्याण का काम नहीं कर सकता है नवाब, और कंपनी सारा पैसा अपने फायदे के लिए उपयोग कर लेती थी, ब्रिटेन भेज देती थी, तो अकाल पड़ा, एकदम सही है। चौथा नंबर भी दे रहा है कि इसने वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। तो ये भी सही है कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसको 1772 में समाप्त किया था। इसी के बाद से तो 1773 में चार्टर एक्ट आया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन सही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराज निम्नलिखित में से संबंधित थे। C.N. मुदलियार, T.M. नायर, P. त्यागराज संबंधित थे। तो यहाँ पर दे रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में उनके सहयोगी थे। उसके बाद से जस्टिस मूवमेंट का गठन, उसके बाद से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय की विधान परिषद के सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए, संबंधित है कौन जी, तो जस्टिस मूवमेंट से संबंधित थे C.N. मुदलियार और T.M. नायर और P. त्यागराज, सभी के सभी जस्टिस मूवमेंट जो कि न्याय आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो यह किससे संबंधित था जी, तो नायकर जो थे उनसे संबंधित था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। E.V. रामास्वामी पेरियार नायकर जो थे उनसे ही संबंधित था न्याय पार्टी, और उनसे ये लोग मान लीजिए कि उनके अनुयायी की तरह काम करते थे शुरुआत से ही, C.N. मुदलियार और M. नायर और P. त्यागराज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI के संदर्भ में विचार करना है। AQLI एक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है AQLI भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। AQLI केंद्रीय प्रदूषण CPCB द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद से दिया जा रहा है कि यह कणीय प्रदूषण को संभावित खोए हुए जीवन वर्षों में परिवर्तित करके वायु प्रदूषण के जीवन प्रत्याशा पर पड़ने वाले प्रभाव को मापता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर बी नंबर 2 नंबर तो एकदम सही है, लेकिन 1 नंबर गलती है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, तो ये गलती है। दूसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1854 के वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य था। वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य था, यहाँ पर दे रहा है भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार करना, उसके बाद से भारत में शिक्षा के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रस्तुत करना, उसके बाद से जमींदारों से भू राजस्व की मांग में वृद्धि, उसके बाद से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के लिए। इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो 1854 में आया था। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो जो मैकाले ने लाया था उसको भी थोड़ा सा कहा जाता है, लेकिन वास्तविक डिस्पैच इसमें ही था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। निजी शिक्षा के लिए भी कहा गया था कि निजी संस्थान जो भी हैं शिक्षा दे रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए। छात्रवृत्ति की बात की गई थी। और यूरोप के तर्ज पर या फिर कहें तो लंदन में जो भी ऑक्सफोर्ड के तर्ज पर भारतीय क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई थी। इसी के तहत तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, और इधर एक ठो और बना था जी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय, 3 ठो बना था इसी के तर्ज पर। तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देख लेते हैं 57 नंबर। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है राजा मोहन राय को राजा की उपाधि ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा दी गई थी। यहाँ पर उपाधि जो थी ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा दी गई थी। उसके बाद से दे रहा है कि, और यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है, और केवल 2 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। कैसे ऑप्शन का तरीका एक बार देख लेना, एक ही ऑप्शन देखने से पता चल जाता है कि ऑप्शन का तरीका क्या है। केवल 2, सभी 3, कोई नहीं, ऐसा करके दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर दे ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा। उसके बाद से उनके द्वारा स्थापित पहला समाज ब्रह्म समाज था, पहला समाज ब्रह्म समाज था। और उसके बाद से उन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की प्रथा का विरोध किया। तो अब देखिए, ये राजा की उपाधि जो थी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने नहीं, बल्कि अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने जी? तो अकबर द्वितीय, जो कि
1806 से लेकर 1837 तक मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दी थी, राजा की उपाधि, ना कि ब्रह्म समाज के नहीं। दूसरा नंबर दे रहा पहला समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी राजा राम मोहन राय ने, लेकिन पहला समाज नहीं था, बल्कि इससे पहले भी आत्मीय सभा का गठन कर चुके थे। आत्मीय सभा भी एक समाज ही था, तो आत्मीय सभा समाज का गठन कर चुके थे, तो ये भी गलती हो जाएगा। 2 नंबर पे गलती। तीसरा नंबर है मूर्ति पूजा प्रथा का विरोध किया था, एकदम सही है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? व्यापक आर्थिक समझौता, जिसको सेपा कहते हैं, सेपा, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, सेटा, जिसको सेटा कहते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर दे रहा ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, जापान। तो यहाँ पर इसके किसके साथ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट, इनके साथ सेपा हुआ है, इनके साथ CECA हुआ है, इनके साथ भी CECA हुआ है, यहाँ पर भी सेपा हो गया है, लेकिन यहाँ से ब्रिटेन से केवल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अभी तक सेपा नहीं हुआ है। अरे वही सेपा, व्यापक सहयोग भागीदारी कहते हैं, सेपा और सेका। इसको भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या इकोनॉमिक क्लास में इसको समझाया जाएगा फिर से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है UN वीमेन के संदर्भ में विचार करना है। UN वीमेन के संदर्भ में विचार करना है, यहाँ पर दे रहा है। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। UN वीमेन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र संस्था है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर दे रहा, अब देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। जैसे ही देखने लगे कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, तरीका क्या है, कौन सा ऑप्शन सबसे वल्नरेबल है, तो 1 नंबर ऑप्शन सबसे वल्नरेबल है। 1 नंबर सही गलत मिलते ही हम लोग का आंसर चिल्लाने लगे कि यही हम ही आंसर होंगे। तो इसमें देख लेते हैं, लेकिन 1 नंबर और कोई वल्नरेबल होगा तो देख लेते हैं। जो सब ऑप्शन में होता है उसी को वल्नरेबल कह सकते हैं, कि उसके सही गलती से सब निर्णय हो जाता है। तो 1 नंबर तो यहाँ पर जो दे रहा है एकदम सही है। UN वीमेन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के समर्पित संस्था है। इसके बाद से दे रहा है इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहीं पर यही गलती हो जाए, कैसे कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है जी? तो न्यूयॉर्क में है, USA के न्यूयॉर्क में है। और इसका मुख्य कार्यालय और प्रतिनिधिक कार्यालय दोनों के दोनों न्यूयॉर्क में ही है, जिनेवा में नहीं है। अब इसके बाद से दे रहा है भारत वर्तमान में UN वीमेन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत है। तो तीसरा नंबर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर युग्म पर विचार करना, यहाँ पर दे रहा है सुधार, और यहाँ पर दे रहा है गोपाल गणेश आगरकर। स्त्री पुरुष की तुलना, पंडित रमाबाई, दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जांभेकर। और क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला नहीं है, केवल 1 युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है। ऐसा इसमें जितना आएगा वही सही होगा। यहाँ पर दे रहा है सुधारक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर दे रहा है सुधारक की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर दे रहा है गोपाल गणेश आगरकर। उसके बाद से दे रहा है दूसरा सेकंड नंबर जो दे रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा है जी? तो पंडित रमाबाई। और उसके बाद से दे रहा है दिग्दर्शन तो बाल शास्त्री जांभेकर। यहाँ पर जो हो जाएगा 1 नंबर, दूसरा नंबर जो दे रहा है, यहाँ पर दूसरा नंबर स्त्री पुरुष तुलना की रचना रमाबाई ने नहीं की थी। इनका संबंध स्त्री पुरुष तुलना की रचना रमाबाई ने नहीं की थी, बल्कि इसी रचना किसने की थी जी? तो शायद ताराबाई शिंदे, एक महाराष्ट्र की महिला थी, इन्हीं के सहयोगी थी, लेकिन ताराबाई शिंदे थी, उन्होंने इस रचना किया था। ताराबाई शिंदे उन्हीं की सहयोगी थी, उन्होंने स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। लेकिन 1 नंबर सही है, गोपाल कृष्ण आगरकर, सुधारक, दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जांभेकर। तो 1, 3 सही है, अर्थात 2 कथन सही है। 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पर तेरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेंगे, लेकिन कब विचार करेंगे? हम देखने के बाद कि सही विचार करना है कि गलती विचार करना है। यहाँ पर क्या विचार करना है? सही कथन विचार करना है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में क्या है? तो एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। एलिमिनेशन मेथड लगते ही चारों दांत दिखाकर खुश होना चाहिए, ऐसे कि इसमें सारा का सारा वल्नरेबल है। एक भी गलती मिल गया तो हम लोग का सारा आंसर निकल जाएगा। तो इसमें से अगर गलती नहीं मिलेगा तो कोई बातें नहीं है, लेकिन एक भी गलती मिला तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा। व्योमेश चंद्र बनर्जी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। उसके बाद से महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उसके बाद से दे रहा है महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की है। तो यहाँ पर जो है तीनों के तीनों एकदम सही है। और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी ही थे। केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी 1924 के। और इसके बाद से दे रहा है रानाडे ने सत्र के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो एकदम सही है, रानाडे किसी भी सत्र के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कोई काम नहीं लगा, तीनों के तीनों एकदम आसानी से मिल जाता है ये। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है सत्य शोधक समाज के संदर्भ में विचार करना है, सत्य शोधक समाज के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है और का विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है, क्या सही कथन पर विचार करना। और तीसरा बात यहाँ पर जो है एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, भले कम लगेगा तो 3 ही दांत दिखाकर हंसिए ना, 3 दांत दिखाकर, कैसे कि थोड़ा सा इसमें एक तो वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर 3 दांत दिखाकर खुश होना चाहिए, कैसे कि इसमें एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बहुत लग सकता है। एक भी सही गलती मिला तो हम लोग आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जो दे रहा है कि इसकी स्थापना सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने की थी, वे इसके पहले सचिव थे और सावित्रीबाई फुले इसकी अध्यक्ष थी। तो यहाँ पर इसके जो दे रहा है ज्योतिबाई फुले ने इसकी स्थापना की थी, यहाँ तक तो सही है कि स्थापना ज्योतिबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की थी, लेकिन इसके पहले सचिव जो दे रहा है कि वही थे, तो ये गलती हो जाएगा। कौन थे जी? तो इसके अध्यक्ष जो थे नारायण राव गोविंद राव कडाकर थे, सॉरी ये जो थे अध्यक्ष जो थे ज्योतिबाई फुले ही थे, लेकिन इसके सचिव कौन थे? सचिव इनकी पत्नी नहीं थी, सावित्रीबाई फुले यहाँ पर उनकी पत्नी थी, लेकिन पत्नी को सचिव नहीं बनाया था। अध्यक्ष ज्योतिबाई फुले ही थे। अध्यक्ष कौन थे जी? तो अध्यक्ष ज्योतिबा फुले थे, लेकिन सचिव कौन था? तो सचिव गाडकर कोई थे, सचिव मतलब कि ये नहीं थे, कडाकर कुछ नाम लगा हुआ है, तो ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो गया। जैसे ही एक गलती होगा हम लोग एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलेंगे। 1 नंबर गलती, 1 नंबर गलती। अब देख लेते हैं, अब 3 नंबर तो एकदम सही हो जाएगा, 3 नंबर दोनों में है, 3 नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है सत्य शोधक समाज के सदस्यों को भगवान के नाम पर शपथ लेनी होती थी और ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होती थी, ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होती थी जी। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर आपको गलती लग सकता है कि ये तो मतलब कि भारत के थे, भारत के इतने काम किए तो निष्ठा कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पर गलती लग सकता है, लेकिन एकदम सही है। कैसे कि निष्ठा व्यक्त करनी होती थी, कैसे कि ज्योतिबा फुले भी मानते थे कि ब्रिटिश जो है प्रगतिशील मिजाज वाले हैं, प्रगतिशील मिजाज के हैं, इसीलिए वे भारत में असमानता को दूर करेंगे, जातिगत धार्मिक असमानता को दूर करने में सहायता कर सकते हैं भारत की, इसीलिए निष्ठा व्यक्त करने के लिए कहा जाता था। तो 2 और यहाँ पर 2 सही हो गया। अब 2 सही होते ही यहाँ पर 2 ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CMIP 6 पद प्रायः सुर्खियों में देखा जाता है, इसका संबंध किससे है? CMIP, अब ये अगर थोड़ा सा भी अगर याद है तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर याद नहीं है CMIP के संदर्भ में तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए और थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए, अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाए। नहीं तो अगर पद नहीं पता है, ये क्वेश्चन देखने में छोटे लगते हैं, पुराना तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन ये देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस पर सलाह है कि यदि आपको ये सब फैक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं तब आप इसको आंसर को छूने का कोशिश कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं CMIP जलवायु मॉडल से संबंधित प्रयोगों और अनुमानों के मानकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हैं, CM जलवायु और उसके बाद से मॉडल, जलवायु मॉडल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रयोग प्रैक्टिकल, और यहाँ पर रिलेटेड का तो आई से संबंधित है, जलवायु मॉडल संबंधी प्रयोग यही इससे जुड़ा ही हुआ है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट भी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो CMIP 6 क्या है? तो जलवायु मॉडल के प्रयोगों के अनुमानों के मानकीकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पहल है, यही सही हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं इसके शुरू की इसके द्वारा किया गया है जी। तो यहाँ पर ये IPCC की पहल है। IPCC की जो पहल रिपोर्ट जारी की जाती है, IPCC की 3 रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके संबंध में पढ़े होंगे। IPCC की रिपोर्ट प्रत्येक 7 वर्ष पर जारी की जाती है और 3 रिपोर्ट एक बार में जारी होता है। 2022 में लगभग 2021 के बिहार पर 2022 में जारी किया गया था, इसको लास्ट रिपोर्ट जारी किया था, 3 रिपोर्ट जारी किया था, उसी की पहल है। वहाँ पर 3 होता है, एक बताता है कारण बताता है, थोड़ा सा इसके संबंध में बता देते हैं। IPCC जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें से एक रिपोर्ट बताता है कि कारण क्या है, उसके बाद खामियाजा क्या होगा, उसके बाद से सॉल्यूशन क्या होगा। 3 चीज़ें बताता है IPCC जलवायु जोखिम सूचकांक में।
तो इसमें जो बता आईपीसीसी अपना रिपोर्ट जो जारी करता है, तो इसमें पहला जो है कि क्या कारण क्या है, और तो उसी कारण और मानकीकरण उसके फर्स्ट रिपोर्ट और सेकेंड रिपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है ये मानकीकरण। CMIP6 पहल जो है इसके दो रिपोर्ट जारी करता है, 3 रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें से 2 रिपोर्ट के तर्ज पर ही इसको प्रभावी लागू करने के लिए ये लाया गया है CMIP6 पहल। और ये 2024 में ही नया पहल है। कब शुरू किया गया? 2024 के आसपास ही शुरू किया गया इसको, 2024 या 2023 में ही शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दे रहा है जी, किस शासक ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था? तो ऐसे शासक को चुन लेना है जिन्होंने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था यार। और दूसरा चीज देखना है कितना सही कथन पर विचार करना है। और तीसरा चीज यहाँ पर खुशी होने की बात है कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो चारों दांत दिखाकर खुश हो जाना चाहिए। 6 दांत यहाँ पर दिखा दीजिए कैसे एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। यहाँ पर दे रहा है इंदौर के होल पर, और क्या देखना है जी, तो क्रांति के समर्थन नहीं किया था। और उसके बाद से कश्मीर के महाराजा, पटियाला के शासक, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कोई काम नहीं करेगा, कैसे कि इंदौर के होलकर भी जो थे क्रांति के विरोधी ही थे। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, कश्मीर के महाराजा भी थे, पटियाला के शासक भी थे। ये सब के सब किसके साथ जुड़े हुए थे जी, तो ये जुड़े हुए थे अंग्रेजों के समर्थन में थे, ना कि विरोधी थे। तो ऑप्शन तीनों के तीनों सही हो जाएगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड का कोई काम नहीं रहा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाले पद मार्पोल और BWM कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय नियमों के एक समूह से संबंधित है? मार्पोल और BWM कन्वेंशन जो है किसे नियंत्रित करने वाली समूह से? यहाँ पर दे रहा है समुद्री व्यापार और बौद्धिक संपदा, इसके बाद से प्रदूषण नियंत्रण, जहाजों से रोगाणुओं के रोकथाम, इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय जल में मत्स्य की कोटे का विनियमन, और हिंद महासागर में लुप्त प्राय प्रवाल प्रजातियों का संरक्षण। तो मार्पोल कन्वेंशन के संदर्भ में एक बार पढ़े होंगे। तो मार्पोल किससे संबंधित है जी, यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण और जहाजों से रोगाणुओं के रोकथाम के से जुड़ा हुआ है। मार्पोल कन्वेंशन का संबंध इसी से है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये फिर कब हुआ था जी। अब देख लेते हैं, इसके संबंध में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इतना, ये फैक्ट से भी जुड़ा हुआ है मार्पोल कन्वेंशन। समुद्री प्रदूषण, समुद्र में जो जहाज, यहाँ पर एक बार ध्यान दे दीजिए कि जो जहाज एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, इधर अमेरिका से कोई जहाज आती है तो इसमें बैलिस्ट वाटर भर कर लाती है, या फिर यहाँ से कोई जहाज आता है तो बैलिस्ट वाटर भर कर ले जाती है। ये बैलिस्ट वाटर में कुछ प्रदूषित पदार्थ जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ कचरा जा सकता है, आ सकता है, कुछ प्रदूषक पदार्थ, तो इसी को नियंत्रित करने का काम करता है मार्पोल कन्वेंशन और BWM कन्वेंशन। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश विस्तार के संदर्भ में मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, सोबाराव की लड़ाइयाँ निम्नलिखित में से किस युद्ध से के दौरान लड़ी गई थी? मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, सोबराव की लड़ाइयाँ किससे जुड़ी हुई थी जी? तो यहाँ पर इतना बड़ा था, फिरोज शाह, मुदकी याद होगा चाहे नहीं याद होगा, फिरोज शाह याद होगा चाहे नहीं याद होगा, सोबराव याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम है अलीवाल का युद्ध। अलीवाल का युद्ध एकदम पॉपुलर है, और इससे पकड़ा जा सकता है कि अलीवाल का युद्ध कब हुआ थी? 1846 में हुआ था। 1846 में हुआ था, और इसी में मतलब कि निर्णायक नहीं था, अंतिम नहीं था, फिर भी इसमें अंग्रेजों की बेहतर तरीके से विजय हुई थी, अलीवाल का युद्ध। और इसमें और अंग्रेजों का, ब्रिटिश का मतलब कि पहली बार विजय हुआ था बढ़िया तरीका से। पहले ये जो मुदकी की लड़ाई कब हुई थी जी? तो 1845 में हुई थी। 1845 में, इसमें भले ही ब्रिटिश को बढ़ावा मिल रहा था, दोनों के दोनों लड़ के आपस में थोड़ा सा पीछे हट जा रहे थे, तो थोड़ा सा अंग्रेजों को भी ज़्यादा हानि उठाना पड़ रहा था, सिख सेना को भी पराजित होना पड़ रहा था। फिर फिरोज शाह का जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें भी थोड़ा सा वैसा ही युद्ध हुआ। इसमें भी थोड़ा सा ब्रिटिश आगे बढ़े, लेकिन उतना नहीं। लेकिन अलीवाल के युद्ध में प्रभावी तरह से, पूर्ण तरह से विजय नहीं हुए, एक तरफा विजय नहीं हुआ, फिर भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला और ज़्यादा हानि नहीं उठानी पड़ी अंग्रेजों को। अंतिम विजय तो सोबराव के युद्ध में हुआ था, लेकिन अलीवाल का युद्ध सब बहुत प्रसिद्ध है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है जी? आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ा हुआ है ये सभी युद्ध, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सोबराव का युद्ध। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार रणनीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार रणनीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यहाँ पर दे रहा है, यह मुख्यतः भारतीय मामलों को
सीधे यूरोप निर्यात करने पर केंद्रित था। भारतीय मसालों को डच डच किस पर केंद्रित थे, तो यहाँ पर दे रहा है मसाले। दूसरा नंबर दे रहा है कि डच जो थे इंडोनेशियाई द्वीप समूह के मसाले प्राप्त करने के लिए कोरोमंडल और बंगाल के वस्त्रों पर निर्भर थे। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये काफ़ी फेमस रही है कि किसके लिए जी, तो कपड़ों के व्यापार के लिए। भारत में किसके लिए आई थी, तो कपड़ों के व्यापार पर केंद्रित थी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मसाला का भी निर्यात करती थी, लेकिन मसाला कहाँ पर निर्भर थी जी, तो इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया पर से मसाले लेती थी और भारत के बंगाल क्षेत्र से कपड़े लेती थी। तो इसके लिए काफ़ी, इसीलिए तो कहा जाता है कि काफ़ी अलग थी ये डच कंपनी। लेकिन जब बेदरा के युद्ध में हार गई अंग्रेजों से 1759 में जब अंग्रेजों से हार गई, तब इसने कपड़ों का व्यापार भारत से वो भी खत्म कर दिया और इंडोनेशिया में जाकर बस गई। इंडोनेशिया को अपना निवेश बना लिया और वहीं से मसालों के व्यापार पर केंद्रित हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो दे रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में। और यहाँ पर और भी खुश हो जाने की बात है कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। एलिमिनेशन मेथड लगते ही 5 दांत दिखाकर खुश होना चाहिए। कैसे कि थोड़ा सा 5 दांत कैसे दिखाएंगे, कैसे कि इसमें थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी आ गया है, फिर भी हम लोग का एक भी सही गलती मिल गया तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो अब देख लेते हैं। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया। तो इसका यहाँ पर और दूसरा नंबर दे रहा है, इसने भारत में गवर्नर जनरल की परिषद को 3 से 4 सदस्यों तक विस्तारित किया। इसके बाद इसने दे रहा है, इस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब देखिए, अगर 1773 के चार्टर एक्ट को भी पढ़े होंगे तो ये आपको सरासर गलती लग जाएगा। इसी की कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर कब की गई थी जी, तो 1773 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी, ना कि 1784 के पिट्स के तहत। और दूसरे सेकंड नंबर जो दे रहा है, गवर्नर जनरल की परिषद को 3 से 4 सदस्यों तक विस्तारित किया गया, तो ये भी गलती है। कैसे कि इसमें 3 से 4 नहीं किया गया, बल्कि 5 जो थे उससे 4 कर दिया गया। कितना किया गया था, 4 कर दिया गया, कम कर दिया गया। अर्थात कह दिया कि एक सदस्य भी अगर गवर्नर के पक्ष में चला जाए तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर, एक नंबर एकदम सही है कि अंतर को स्पष्ट किया गया। कहाँ जी, तो वाणिज्यिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले थे ही, अब किसका गठन किया गया जी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का करते थे जी, तो ये वास्तविक मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक प्रशासक ये बन गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे जी, तो कंपनी के मालिक थे। वे क्या करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में शेयर जारी करते थे, नियुक्तियां करते थे अपने अनुसार। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम मिला था जी, तो वो शासन का तरीका, नियम, नीति निर्धारण करने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसीलिए अलग अलग स्पष्ट कर दिया इसने। तो एक नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा, निम्नलिखित में से किसने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि यहाँ पर दे रहा है, विठल राव कृष्ण जी वांडेकर, BR अम्बेडकर, गोपाल गणेश आगरकर, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। महात्मा की उपाधि, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि विठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने दी थी। यहाँ पर इसके संदर्भ में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने ही उपाधि दी थी। विठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। भारतीय इतिहास में 2 व्यक्तियों को महात्मा की उपाधि दी गई, एक तो ज्योतिबा फुले को और एक तो महात्मा गांधी को। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1882 की हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में विचार करना। हंटर शिक्षा आयोग, और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। हंटर शिक्षा आयोग, इसने प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया। उसके बाद से है, इसने सिफारिश की कि राज्य को महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए। तो 1882 का हंटर शिक्षा आयोग कब आया था जी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रिपन ने लाया था इसको। यहाँ पर हंटर ने, एक नंबर सही है कि स्थानीय प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा को तरजीह दी गई। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है, राज्यों को महाविद्यालयीन शिक्षा से छूट हटा दिया गया, तो ये गलती है। कैसे कि राज्यों को जिम्मेदारी बढ़ाई गई, कैसे कि उस समय स्वशासनवाद के समर्थक थे। रिपन जो थे स्वशासनवाद के समर्थक थे, और विकेंद्रीकरण के, स्वशासनवाद और विकेंद्रीकरण के भी समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने विकेंद्रीकृत करते हुए उच्च शिक्षा के कार्यों को राज्यों को सौंप दिया। सौंपा नहीं, मतलब कह दिया कि राज्यों की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ये उल्टा दे दिया है, कह दिया कि जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए। तो दूसरा नंबर गलती, ऑप्शन नंबर तो केवल 1 सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायसराय लॉर्ड रिपन
के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी हुई थी? रिपन के दरमियान क्या देखना है? सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा प्रथम कारखाना अधिनियम, उसके बाद से और इसका से वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का निरसन दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर केवल इतना पढ़ लेते तो हमारा यहाँ पर निरसन दे रहा है, खत्म करना है। उसके बाद से शिक्षा संबंधी सुधारों पर सुझाव देने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति, और इसके बाद से ब्रिटिश भारत द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण, अब देखिए अफगानिस्तान पर आक्रमण और इल्बर्ट विधेयक विवाद। यहाँ पर जो है एक नंबर तो एकदम सही है कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था जी? तो 1881 में, और ये 1881 में लॉर्ड रिपन ही थे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का निरसन तो एकदम सही है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो लीटन लेकर आए थे, लीटन जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, और उसको समाप्त किसने किया जी? तो रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। और तीसरा नंबर है हंटर आयोग की नियुक्ति, एकदम सही है। शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति, एक क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। चौथा नंबर दे रहा अफगानिस्तान पर आक्रमण, तो यही गलती है, ये गलती है। कहाँ जी? अफगानिस्तान पर आक्रमण लीटन के कार्यकाल में की गई थी, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में की गई थी, ना कि इस समय तो युद्ध को पूर्ण तरह से रोक दिया गया और अफगानियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया गया। इसके बाद से इल्बर्ट विधेयक विवाद एकदम सही है। इसमें क्या कहा गया था जी? तो इसमें लाया गया था कि भारतीय न्यायाधीश और भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों का फैसला कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ था ये। तो यहाँ पर एक सही है, दूसरा भी सही है, चौथा पांचवा सही है। तो 1, 2, 3 और 5 सही है। 4 नंबर में केवल गलती है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 71 नंबर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन के संदर्भ में कौन सा से सही है? देवबंद आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा हाजी शरीयतुल्लाह ने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी। उसके बाद से दे रहा इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान की मौलिक शिक्षाओं का प्रचार करना था। इसके बाद से यहाँ पर देवबंद आंदोलन के संदर्भ में आप लोग पढ़े होंगे, कब शुरू किया था? 1866 में लाया था इसको, सहारनपुर से शुरू हुआ था। ननोतवी कोई मुस्लिम विद्वान थे, ननोतवी, पूरा तो नाम नहीं याद है लेकिन ननोतवी विद्वान थे, उनके नाम के अंत में ननोतवी लगा था। उन्होंने इसको देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। कुरान की मौलिक शिक्षाओं के प्रचार के लिए ही लाया गया था। मतलब कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा तो जिहाद नहीं कर सकते हैं, फिर भी जिहाद से जुड़ा हुआ था। ये जैसे बहावी आंदोलन था, बहावी आंदोलन के आसपास ही जुड़ा हुआ था, लेकिन बहावी आंदोलन थोड़ा सा क्रूर था। बहावी आंदोलन कब समाप्त हुआ जी? 1857 या 60 के आसपास समाप्त हो गया था। अब उसी के कुछ अनुयायी जो बचे हुए थे उसी में से, लेकिन शिक्षित थे, तो शिक्षित अनुयायियों ने किसको शुरू किया? तो देवबंद आंदोलन को शुरू किया। ये भी जिहादी से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा शिक्षा का अभाव था, तो कट्टर नहीं थे, और फिर भी बदलाव का सिफारिश करते थे, पूर्व के काल लाने की सिफारिश करते थे, कुरान की शिक्षा पर बल देते थे। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए तैयार कौन करता था जी? सरकारी नौकरी के लिए तैयार कौन करता था? तो ये अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान। और निंदा किसने की थी? कांग्रेस की निंदा सैयद अहमद खान ने। यहाँ पर दो ठो सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं सिक्योरिंग राइट्स, इनेबलिंग फ्यूचर्स, पॉलिसी लेसन्स फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड फ्यूचर पाथवे नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। किसके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। 1793 के अस्थायी बंदोबस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1793 के अस्थायी बंदोबस्ती के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी? तो सही भी कथन पर विचार करना है। यहाँ पर क्या तो देख लेते हैं ऑप्शन का तरीका क्या है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। यहाँ पर देख लेते हैं स्थायी बंदोबस्ती के संदर्भ में विचार करने तो क्या विचार यहाँ पर तेरा स्थायी बंदोबस्ती को बंगाल प्रेसिडेंसी से परे शायद ही कभी विस्तारित किया गया था। स्थायी बंदोबस्ती को बंगाल प्रेसिडेंसी से परे शायद ही कभी विस्तारित किया गया था। इसके बाद से दे रहा है यदि कोई जमींदार कंपनी की राजस्व मांग का समय पर भुगतान करने में विफल रहता था तो उसकी संपत्ति नीलाम की जा सकती थी।
तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्ती में दोनों का दोनों एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्ती क्या था जी? तो स्थायी बंदोबस्ती था जिसमें जो भी ब्रिटिश सरकार की ज़मीन थी, ज़मीनों का स्थायी मालिक ज़मींदारों को मान लिया गया। ज़मींदारों को मान लिया कि ये ज़मीन के स्थायी मालिक है, और उनसे कह दिया कितना, तो कुल लगान का 89% सरकार को मिल जाएगा और 11% ज़मींदार रख सकते हैं। मतलब कि 89% फिक्स कर दिया गया कि हमेशा के लिए 89% एकदम फिक्स कर दिया गया, और इसको सरकार ले ही लेती थी। तो इस कितने प्रतिशत भूभाग पर ये लागू था जी? तो कुल भूखंड का 18% पर, कि 19% पर शायद, कहाँ से कहाँ तक, तो ये बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में ये लागू था 18% भूभाग पर। तो यहाँ पर इतना ध्यान देना है, और दोनों का दोनों सही है क्या? और यदि 89% दे देना है, जमींदारों की स्थायी भूमि है, लेकिन जो जमींदार 89% वो भी समय पर सनसेट क्लॉज के अनुसार, अर्थात सूर्यास्त से पहले, अगर निश्चित समय के सूर्यास्त से पहले नहीं देता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और दूसरे जमींदारों को उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया जाता था। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि स्थायी सनसेट क्लॉज के अनुसार था या स्थायी बंदोबस्ती भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नारायण मेघाजी लोखंडे के संदर्भ में विचार करना है। एनएम लोखंडे जिसको कहते हैं, नारायण मेघाजी लोखंडे के संदर्भ में विचार करना। क्या विचार करना है? एकदम सही कथन पर विचार करना, गलत नहीं। और ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। ऐसी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात है दांत दिखाकर, 6 को दांत दिखाकर खुशी होना है, काहे से कि इसमें एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। क्या जी? तो एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। अगर एक भी सही गलती मिला तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा आराम से। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। उन्हें भारत में ट्रेड यूनियन का आंदोलन का जनक माना जाता है जी। एकदम 1 नंबर एकदम सही है कि उन्हें भारत में ट्रेड यूनियन का जनक माना जाता है, एनएम लोखंडे को। और दूसरा नंबर, वे कारखाना श्रम आयोग के सदस्य थे जिनके कार्यों के कारण 1891 के कारखाना अधिनियम पारित हुआ। और इसके बाद से सामाजिक सुधारों में उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही ही हैं, अर्थात इसमें एलिमिनेशन मेथड काम नहीं किया गया। इसके तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम आसानी से सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय। अब देखिए, ये लगभग कह सकते हैं कि हजारों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इतना लोकप्रिय यह क्वेश्चन है। आप तीसरा क्लास में जब एसएसटी का क्लास शुरू कीजिएगा तो उसमें भी जुड़कार मिल जाता है, तीसरा, चौथा या छठा, पाँचवा, छठवा से। ये सबसे पहले भारत में सिविल सेवा को किसने उत्तीर्ण किया था? तो इस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसने किया था जी? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े पुत्र थे, या फिर कहे तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बड़े पुत्र थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, द्वारकानाथ टैगोर के बड़े के नाती थे। यहाँ पर इतना से जुड़े हुए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में बॉम्बे में स्थापित श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, और उसके बाद से दे रहा है इस विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर डी.के. कर्वे या फिर ढोडो केशव कर्वे ने की थी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन था? यही था, डी.के. कर्वे ने जो स्थापना की थी। इसका नाम, ये आपको तो दोनों याद होगा कि यहाँ पर प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने मुंबई में की थी, लेकिन ये नाम ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे ने स्थापित किया था 1916 में बॉम्बे में, लेकिन ये श्रीमती नाथबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय, ये नया थोड़ा नाम है, लेकिन स्थापना यही होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये कर दो दोनों। कैसे कि वो जो नाम है, ये नाम जो है श्रीमती नाथबाई दामोदर ठाकरसी, ये नाम किसी बुक में ही, रेयर बुक में ही देखने को मिल सकता है। ये विजन IAS ने दे दिया, इसलिए तो कहा जाता है कि विजन IAS का टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई खतबंदी व्यवस्था से संबंधित थी। खतबंदी व्यवस्था यहाँ पर दे रहा है, सैनिकों की कुशल तैनाती के लिए उन्हें इकाइयों में समूहित करने की एक सैन्य व्यवस्था थी। सैनिकों की कुशल तैनाती के लिए उन्हें इकाइयों में समूहित करने की सैन्य व्यवस्था थी। उसके बाद से दे रहा है, डाक मार्गों के माध्यम से गाँवों को जोड़ने वाली संचार व्यवस्था थी। उसके बाद से एक राजस्व व्यवस्था में से, जिसमें लगान गांव की औसत उपज के आधार पर निर्धारित की जाती थी। उसके बाद से एक अनुबंध से जिसके तहत बुनकर समुदाय को केवल कंपनी के एजेंटों को ही कपड़ा आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाता था।
यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई खतबंदी व्यवस्था इससे ही जुड़ा हुआ था। बनकर समुदाय को केवल कंपनी के एजेंट को ही कपड़ा आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाता था। अब देख लेते हैं, यही तो शोषण का एक तरीका था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है किचनर कर्जन विवाद के संदर्भ में, सॉरी इसको छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाने पर भी दिक्कत होने लगता है। किचनर कर्व क्या दे रहा है, किचनर कर्जन विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यह विवाद वायसराय की कार्यकारी परिषद से सैन्य सदस्य के पद को समाप्त करने से संबंधित था, किचनर कर्व विवाद। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है इस विवाद के कारण अंततः लॉर्ड किचनर को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर जो दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है लॉर्ड किचनर को इस्तीफा देना पड़ा, नहीं, लॉर्ड किचनर को व्यवस्था नहीं पड़ा, बल्कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने इस्तीफा देकर भारत से और सीधे इंग्लैंड इसके विरुद्ध में चले गए। जैसे कि वारन हेस्टिंग्स जो थे, वारन हेस्टिंग्स 1784 में ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए चले गए थे कहाँ पर, इंग्लैंड में केस लड़ने के लिए। वैसे ही सेम टू सेम लॉर्ड रिपन जो थे किचनर विवाद से त्रस्त होकर इंग्लैंड वापस चले गए इस्तीफा देकर। तो किचनर ने इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि रिपन ने इस्तीफा दिया था। तो 2 नंबर गलती हो जाएगा, 1 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फास्टैग के संदर्भ में विचार करना था। यहाँ पर दे रहा है यह टोल संग्रहण हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID प्रौद्योगिकी पर आधारित है। उसके बाद से है यह टोल भुगतान को सुगम बनाने के लिए एक प्रीपेड डिजिटल वॉलेट अथवा बैंक खाते से जुड़ा होता है। यहाँ पर सही कथन जो बड़ा क्वेश्चन दिखे तो हर क्वेश्चन में बताया गया है कि सबसे पहले क्या पूछा गया, फास्टैग के संदर्भ में पूछा गया, क्या पूछा गया, सही या फिर गलती, और ऑप्शन का तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो कम से कम 3 दांत दिखाकर जरूर खुश होना है। कहाँ है जी, तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा कम लगने वाला है, फिर भी लगने वाला है। अगर एक भी हमारा सही गलती मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा हम लोग का। तो अब देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है RFID प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जितना एकदम सही है। सेकंड नंबर दे रहा है यह टोल भुगतान को सुगम करने के लिए प्रीपेड डिजिटल वॉलेट और बैंक खाते से जुड़ा होता है, एकदम सही है। यह दे रहा है यह भारत में दोपहिया वाहनों सहित सभी वाहनों हेतु अनिवार्य है, यही गलती हो जाएगी। दोपहिया वाहनों पर लगा ही नहीं होता है। ये फास्टैग होता है कि आप लोग कार या फिर बड़ी गाड़ियाँ देखे होंगे तो उसके सामने एक नंबर प्लेट लगा होता है। नंबर प्लेट नहीं कर सकते, नंबर प्लेट की जगह एक लाल रंग की चद्दर लगी होती है, लाल रंग की लगी होती है, जहाँ पर गाड़ी का नंबर नहीं रहता है, वो लाल रंग के कपड़े से ढका गया होता है। एक QR होता है, QR कर सकते हैं, या फिर कोई भी बारकोड होता है। उसको जब भी वो किसी टोल गेट से गुजरता है तो वहाँ से कैश को उस गाड़ी चालक से कैश न लेकर, बल्कि वहाँ से एक केवल स्कैनर होता है, स्कैन जैसे ही होता है टोल गेट से तुरंत उसमें से ये QR के से जुड़ा हुआ बैंक खाते से पैसा कट जाता है। जितना पैसा सरकार का टोल में लगता है, टोल गेट में लगता है, उतना पैसा तुरंत कट जाता है। तो इसी को फास्टैग बोलते हैं। इससे तेजी से वाहनों का संचालन होता है। ऐसा तो कारों में देखने को मिलता है, बसों में, ट्रकों में देखने को मिल सकता है। क्या दोपहिया वाहनों में कभी देखने को मिलता है? नहीं। यहाँ पर 3 नंबर गलती है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और क्या विचार करना है। उपर्युक्त में से किसे महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित है? कौन सा ऐसा संगठन है जो MG रानाडे से संबंधित है? यहाँ पर दे रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सेवा सदन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर जो हो जाएगा 1 नंबर एकदम सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थे MG रानाडे से संबंधित थे, इसके सदस्य थे। और उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी MG रानाडे संबंधित थे। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से भी संबंधित है MG रानाडे, लेकिन यहाँ पर ये जो है सेवा सदन से संबंधित नहीं थे। सेवा सदन में कुछ समय तक जुड़े लेकिन इसका विरोधी बन गए। कैसे कि आगे जाकर रमाबाई के सेवा सदन में बाइबिल का पाठ होने लगा, ईसाइयों से संबंधित लोग भी जुड़ने लगे, तो थोड़ा सा ये तो ये हिंदूवादी और राष्ट्रवादी ज़्यादा थे, इसीलिए इसका विरोध करने लगे। थोड़ा सा अलग हटे, सेवा सदन से काफ़ी दूर रहे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाली अग्रिम प्राधिकरण योजना संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन है अग्रिम प्राधिकरण योजना, और 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा हो सकता है जी। यहाँ पर दे रहा है यह एक योजना जो निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त आगतों में कोई शुल्क युक्त
शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, बशर्ते कि नियत निर्यात दायित्व की पूर्ति हो। अग्रिम प्राधिकरण योजना के संदर्भ में आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही एकदम सही है। अग्रिम प्राधिकरण योजना, इसको आसान शब्दों में समझे तो मतलब कि पहले ही जो सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये पूरा परिभाषित कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में विचार करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा है, और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। और क्या ऐसा कथन कैसा दिया हुआ है? तो एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, लेकिन उतना नहीं लगेगा, फिर भी एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा सहायता जरूर कर देगा, इसीलिए 5 ही दांत दिखाकर खुश होना है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर भी लगेगा। यहाँ पर जो दे रहा है कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। इसके बाद इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में विधि निर्माण संबंधी विधायी शक्तियों को बहाल किया। और यहाँ पर इस अधिनियम ने विधान परिषद को कार्यपालिका की कार्यवाही पर चर्चा करने की अधिकार दिया। अब देखिए कार्यपालिका यहाँ पर ये 2 नंबर, 1 और 2 तो एकदम सही है, लेकिन तीसरा नंबर जो ये बात दे रहा है कि 1861 के संदर्भ में, तो ये 1861 में नहीं था, बल्कि 1892 में इतना अधिकार दिया गया कि चर्चा करने का विषय। 1892 और 1909 में विस्तृत रूप से चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। तो 1892 और 9 के बारे में यहाँ पर कैसे मिल जाए? तो ऑप्शन नंबर 3 गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शंघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? शंघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं, यहाँ पर चीन, अफगानिस्तान, भारत, ईरान। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अफगानिस्तान अभी तक शंघाई एससीओ का सदस्य नहीं बना है। यहाँ पर स्थायी का अस्थायी भी सदस्य नहीं है, मतलब जाता ही नहीं है, पूर्णकालिक नहीं है। बैठकों में कभी कभी भाग ले लेता है, जैसे वर्तमान में कुछ समय पहले देख सकते थे कि एससीओ के वार्ता का एक लक्ष्य अभी तक अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना। उस समय अफगानिस्तान भी बैठा था, लेकिन स्थायी रूप से नहीं जाता है हमेशा, और सदस्य ही नहीं है तो कैसे जाएगा एससीओ में। अब देख लेते हैं, यहाँ पर दे रहा है रहनुमाई मजदयान सभा के संदर्भ में विचार करना है। रहनुमाई मजदयान सभा, और क्या विचार करना है? तो सही विचार करना है। और तो किस तरीका से कैसे है जी? तो केवल एक, कोई सही नहीं है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर तरीका बदल गया, ये नया मेथड आ चुका है। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड काम भी कर सकता है, थोड़ा सा भी नहीं भी काम करेगा। तो ज़्यादा दांत नहीं, 1 दांत से दिखाकर खुश होना चाहिए, कैसे थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। तो अब देख लेते हैं, यह एक पारसी सुधार आंदोलन था। क्या था जी? तो पारसी सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा पारसी धर्म के पुनरुद्धार हेतु की गई थी। उसके बाद यहाँ पर सभा के विचारों का प्रसार हितवाद नामक समाचार पत्र के माध्यम से किया जाता था। और इसका यहाँ पर इसका गठन फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है कि पारसी सुधार आंदोलन था, और अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के धर्म को पारसी धर्म में पुनरुत्थान के लिए लाया गया था। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है, हितवाद नामक पत्रिका इसके प्रचार के लिए प्रसारित की जाती थी, तो यही गलती है। हितवाद इससे जुड़ा हुआ नहीं था। हितवाद पत्रिका हिंदू सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था, न कि यहाँ पर रहनुमाई मजदयान सभा से जुड़ा हुआ था। तो अब देख लेते हैं अगला ऑप्शन जो है कि इसके लिए कौन सा, ये जब मान लीजिए कि क्या कहते हैं हितवाद पत्रिका नहीं था जी, तो इसके लिए कौन सा पत्रिका जारी किया जाता था? रफ्त गुफ्तार। इसके लिए क्या नाम था जी? तो रफ्त गुफ्तार पत्रिका जारी की जाती थी, रफ्त गुफ्तार पत्रिका। यहाँ पर दे रहा है फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। एकदम सारा सब गलती है। कैसे? इसका निर्माण दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी, डीबी नौरोजी ने कह सकते हैं, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर भारत का ग्लैडस्टोन कह सकते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर भी गलती है, तो ऑप्शन केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 1। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1873 के चार्टर अधिनियम में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद से 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, जब इतना लंबा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ऑप्शन देखना चाहिए। और क्या पूछा जा रहा है, अब देखिए हम लोग सही उसी समय से ऑप्शन में ढूंढ रहे थे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। और एक बात है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड दिया हुआ है, अर्थात कि अगर एक सही हो गया, जो सही हो जाएगा उसको हटाकर बाकी सब सही नहीं होगा। तो देख लीजिए कौन सा है जो कि यहाँ पर
यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है, ये विचार करना है। यहाँ पर जो दे रहा है, एक ही नंबर जो दे रहा है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर एक नंबर सही है, क्या है, एकदम सही है। जब एक नंबर सही है तो एक नंबर सही है और पूछा कहा जा रहा है सही नहीं है, तो एक नंबर इसमें भी है। तो हम लोग का आंसर दूसरा तीसरा पढ़े चाहे नहीं, हम लोग का एलिमिनेशन मेथड से निकल चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा को सबसे पहले क्वेश्चन में बार बार बोला जाता है कि इसको देख लिया कीजिएगा। अब 1-2 मिनट भले 30 सेकंड और समय बचा सकते थे, कैसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लिए होते तो, कैसे कि ऑप्शन नंबर 2 भी पढ़ लिए थे तब जाकर हम लोग आंसर देखे, 3 नंबर नहीं पढ़े थे तब। ऐसा ध्यान रखना कि एलिमिनेशन मेथड हो तो उस पर थोड़ा सा एक बार ऑप्शन पहले देख लीजिए तब क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर दे रहा है इस संगठन की, कोई संगठन का नाम कोई परिभाषा दिया हुआ है और उसके संबंध में वर्णन किया जा रहा है कौन से संगठन के संदर्भ में। यहाँ पर इसकी स्थापना प्राथमिक उद्देश्य हेनरी डेरोजियो जैसे सुधारकों द्वारा प्रवर्तित सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रतिरोध करना था। और उसके बाद इसने पारंपरिक सामाजिक धार्मिक प्रथाओं के संरक्षण का प्रयास किया, सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया। देखिए सुधारों का विरोधी कौन था जी, एकमात्र ऐसा संगठन था कि जिसने प्रारंभ में सुधारों का विरोध किया था और वो उस संगठन का नाम था धर्म सभा। यहाँ पर वेद समाज भी एक संगठन था जो कि ब्रह्म समाज का विरोध करने के लिए लाया गया था। किसके लिए जी, तो किसके लिए, तो ब्रह्म समाज के जो सुधार हो रहा था उसको खत्म, उसके प्रभाव को कम करने के लिए वेद समाज आया था, वेद समाज। लेकिन धर्म समाज जो आया था इसने आगे जाकर, ये तो कब आया था जी, ये 1830 में ही आ गया था, राधाकांत देव के नेतृत्व में आया था, राधाकांत देव के नेतृत्व में वेद समाज। लेकिन धर्म समाज बाद में आया था। ये जो कब आया था जी, तो 18 सॉरी ये उल्टा हो गया, कैसे कि राधाकांत देव ने धर्म समाज की स्थापना की थी, वेद समाज की स्थापना किसी अन्य महापुरुष ने की थी। यहाँ पर धर्म समाज ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दो हम भी कंफ्यूजन में है, कैसे कि वेद समाज और धर्म समाज दो थे जिन्होंने बस कुछ सुधार जो हो रहे थे हिंदू धर्म में, जो सुधार हो रहे थे इनका विरोध करने के लिए दोनों बने थे, वेद समाज और धर्म समाज। तो धर्म समाज राधाकांत देव या फिर वेद समाज राधाकांत देव, दोनों में से कोई एक था। यहाँ पर धर्म समाज सबसे व्यापक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संगठन या संघ और उसके संस्थापक दिया हुआ है। यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर 1 द इंडियन लीग, यहाँ पर दे रहा शिशिर कुमार घोष, और उसके बाद से पूना सार्वजनिक सभा बाल गंगाधर तिलक, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ पर और क्या देखना है जी, तो सही कथन पर विचार करना और कैसे, एलिमिनेशन मेथड के साथ। एक नंबर जो दे रहा है द इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने, एकदम सही, 1875 में इसी की स्थापना की थी। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने द इंडियन लीग की स्थापना की थी। और दूसरा नंबर जो दे रहा है पूना सार्वजनिक सभा बाल गंगाधर तिलक, तो ये गलती है। अब देखिए ये तो आप लोग कितना बार, ये 10वें क्लास में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है कि पूना सार्वजनिक सभा एनजी रानाडे से जुड़ा हुआ था, ना कि बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ नहीं था। इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी, एकदम सही है। ये कब हुआ था जी, तो 1885 में ही हुआ था। बाद में जाकर इसका सारा काम बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सारा काम मतलब कि कांग्रेस से के समानांतर चलने लगा, मतलब कांग्रेस के पक्ष में चलने लगा। यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही है, एक नंबर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये करती है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले डी मिनिमिस नियम का क्या अर्थ है, डी मिनिमिस नियम का अर्थ समझाना है। यहाँ पर दे रहा कृषिगत पड़ियों हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा एक व्यापार नीति जिसके तहत एक निश्चित मूल्य सीमा तक आयात अतिरिक्त करों से मुक्त होते हैं। उसके बाद से है तो यहाँ पर डी मिनिमिस का अर्थ जो समझ लेगा, पहले से यह इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है और यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह व्यापार नियमों से जुड़ा हुआ एक व्यापार नीति है जिसके तहत एक निश्चित मूल्य सीमा तक आयात अतिरिक्त करों से मुक्त होता है। डी मिनिमिस का क्या होता है, कोई भी देश होता है, मान लीजिए कि हमको चीन पर हम लोग बहुत सारा क्या कहते हैं उसको ड्यूटी और टैरिफ लगा कर रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उत्पाद होते हैं, मान लीजिए कि ये है चीन, ये है इंडिया, इस तरह से बना देते हैं, ये है चीन, ये हमारा है इंडिया, ऐसे मान लिए। चीन से जब भी वस्तुएं आती हैं तो उस पर भारत जो है उच्च टैरिफ कर लगा देता है, कहता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी उत्पाद होते हैं जो कि भारत को काफ़ी ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया, इसकी भारत को काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इन वस्तुओं का आयात करने के लिए भारत सरकार कम ड्यूटी लगाती है, कम ड्यूटी, कम एंटी डंपिंग टेस्ट, मतलब कि कम सीमा शुल्क, और भारत में सस्ता आए इसके लिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही,
निश्चित सीमा तक ही लगाती है। इसी प्रक्रिया को मान लीजिए कि 100 किलो एक सीमा लगाती है भारत सरकार कि 100 किलो तक अगर REE रेयर अर्थ एलिमेंट भारत में आता है तो ड्यूटी मान लीजिए कि 2% लगेगा, ड्यूटी या फिर शुल्क कहें। और वहीं पर जब 100 किलो से ज़्यादा आएगा तब उस पर 10% लगा दिया जाता है। जितना भारत को ज़रूरत है उतना लाने के लिए, मतलब कि अत्यंत आवश्यक रूप से जरूरत है उतने के लिए कम ड्यूटी और टैक्स लगाया जाता है। इसी को डी मिनिमिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कर ले रहे हैं। यहाँ पर दे रहा है सैन्य अभ्यास भागीदार देश, यहाँ पर दे रहा है युद्ध कौशल संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद से पैसेज सैन्य अभ्यास UK, ब्राइट स्टार नेपाल। यहाँ पर ये युद्ध कौशल जो दे रहा है और दे रहा है कि ये ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, ऐसा कुछ नहीं। युद्ध अभ्यास जो होता है, युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास जो है वह अमेरिका के साथ होता है, ना कि युद्ध कौशल। युद्ध कौशल भारतीय सैनिक ही अपने आप में करते हैं और अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक नंबर ही गलती है। युद्ध कौशल क्यों किया जाता है? तो भारतीय सैनिक स्वयं की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करते रहते हैं, मतलब कि सामान्यतः सीमाई क्षेत्रों में अपना युद्ध कौशल अभ्यास करते हैं, ना कि किसी देश के साथ। यहाँ पर पैसेज सैन्य अभ्यास जो है यूनाइटेड किंगडम, तो एकदम सही है। ये पैसेज सैन्य अभ्यास यूनाइटेड किंगडम के साथ ही। और ब्राइट स्टार जो नेपाल के साथ दे रहा था, ये गलती है। ब्राइट स्टार नेपाल के साथ नहीं होता है। ये किसके साथ होता है? तो ये एक कह सकते हैं बहुत सारे देश, बहुत देशीय अथी है। इसमें सिंगापुर भी भाग लेता है, मिस्र भी भाग लेता है, मिस्र, USA, ये सब देश सभी मिलकर भारत के साथ भाग लेते हैं, तो इसको ब्राइट स्टार इसको नाम दिया जाता है। नेपाल इसमें शामिल नहीं होता है, तो ये 3 नंबर भी गलती हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। और यहाँ पर जो दे रहा है, उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिनियम 1856 के अधिनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद से उन्होंने कलकत्ता स्थित संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्य किया। संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्य किया। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा आरंभ का विरोध किया। यहाँ पर जो है ये एक नंबर तो एकदम सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा नंबर भी सही है, उन्होंने कलकत्ता स्थित संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्य किया। लेकिन जो तीसरा नंबर दे रहा है, पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ का विरोध किया था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने विरोध नहीं किया था, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा और के तर्ज पर ही भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति और शिक्षा को भी समर्थक थे, लेकिन किसके तर्ज पर जी? तो पाश्चात्य शिक्षा के तर्ज पर ही थे। तो इसीलिए तीसरा नंबर गलती है कि विरोध किया। तो थर्ड नंबर आप देखिए, एलिमिनेशन मेथड से एक ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, 1 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा औपनिवेशिक शासन के अधीन शैक्षिक विकास के संदर्भ में विचार करना है। औपनिवेशिक शासन के अधीन शैक्षिक विकास के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर दे रहा बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। इसके बाद से दे रहा थॉमस मैकाले ने अपने शिक्षा पर स्मरण पत्र में तर्क दिया कि सीमित सरकारी संसाधनों को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। इसके बाद से है कि वुड्स डिस्पैच ने महिला शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पर जोर दिया था। और क्या पूछा जा रहा है? सही कथन। तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 3 और कोई नहीं। शायद ऐसा ही हो सकता है। हाँ, यही सही है, कोई नहीं। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पर औपनिवेशिक शैक्षिक संस्था के संदर्भ में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो ये तीनों के तीनों निकल कर आ जाएगा। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। (1813) के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है, इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने ब्रिटिश क्राउन को सीधे गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया। इसके से कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक नया प्रावधान किया गया और इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। यहाँ पर जो है केवल पहला नंबर एकदम सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा से कोई संदर्भ नहीं है। ये कब किया गया था जी? तो क्राउन को शक्ति कब दी गई थी? यहाँ पर वो 1858 में किया गया था जी। ये 1858 का प्रावधान है।
और विश्वविद्यालय 1864 क्या कहते हैं इसको, 1853 के क्या कहते हैं चार्टर के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1853 से ये जुड़ा हुआ है, 1858 से ये जुड़ा हुआ है, 1813 में केवल एक किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 केवल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करने यहाँ पर क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। और नील विद्रोह पंजाब में ब्रिटिश राजस्व नीतियों के विरुद्ध हुआ था। नील विद्रोह ब्रिटिश राजस्व नीतियों के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद से दे रहा है बेल्लोर विद्रोह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला व्यापक सैन्य विद्रोह था। और इसके बाद से दिया जा रहा है कि कोल विद्रोह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। कोल विद्रोह बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। यहाँ पर ये 2 नंबर तो एकदम सही है कि बेल्लोर विद्रोह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला व्यापक कब हुआ था जी, 1806 में हुआ था। 1806 में हुआ था ये। और जिस तरह से भारत 1857 की क्रांति के समान ही सैन्य मुख्यतः भारतीय सैनिकों ने किया था, भारतीय सैनिकों ने। और इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है क्या, तो सेना में दक्षिण भारत के जो सैनिक थे वे दाढ़ी रखना चाहते थे और पगड़ी अपना रखना चाहते थे। दाढ़ी पगड़ी रखना चाहते थे, मुख्यतः पगड़ी, तो उनको हटाकर टोपी पहनने के लिए बाध्य किया गया और दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए बाध्य किया गया। इसी के विरोध में यहाँ पर जैसे 1857 में किस कारण से विद्रोह हुआ था जी, तो चौबी वाले कारतूस से मतलब कि सलाई की तीली के तरह काम किया। वैसे ही बेल्लोर विद्रोह दाढ़ी का और टोपी को लेकर हुआ था, दाढ़ी मूछ और टोपी को लेकर, बाल को लेकर हुआ था। यहाँ पर 2 नंबर सही है। लेकिन नील विद्रोह पंजाब में, अब देखिए नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था और दे रहा है पंजाब, तो 1 नंबर गलती हो गया। 3rd नंबर है कोल विद्रोह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था, तो ये भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 94 का बी। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में तब्दील हो गया। इस संघर्ष का तात्कालिक कारण भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा करना था। यहाँ पर तेरा विशाखापत्तनम, माही, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा जी, यहाँ पर सही हो जाएगा बी, माही। ये माहे का संबंध इससे था। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे कि ये पूर्वी तट पर तो ये विशाखापत्तनम भी है, मसूलीपट्टनम भी है, लेकिन तूतीकोरिन भी है, लेकिन बाद में ये ज़्यादा एथी में हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये सबसे ज़्यादा एथी में था। कैसे कि मैसूर जो था, इसको देख लेते हैं माहे कैसे है। मैसूर जो था इसे माहे को अपने अधीन मानता था, कहता था कि मैसूर यहाँ पर मान लीजिए कि ये राज्य है, मैसूर राज्य, तो इसको मानता था कि माहे शायद यहाँ पर है, तो इसको कहता था कि मैसूर हमारे राज्य में है। और लेकिन अंग्रेजों ने इस पर ज़्यादा अपना दावा करना शुरू किया, इसी से लेकर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब देख लेते हैं भारत में एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग पद्धति के संदर्भ में विचार कीजिए। एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग पद्धति, यहाँ और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। और 1 नंबर है गृह रेटिंग पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित की गई है। गृह जो है, गृह रेटिंग पद्धति अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद से इसे भारत सरकार द्वारा हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग पद्धति के रूप में अपनाया गया है। यहाँ पर जो है और ऑप्शन का तरीका क्या है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा तो गृह रेटिंग पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित की गई थी, ये गलती है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि यहाँ पर इसकी स्थापना भारत में की गई है 2007 में टेरी के द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है, तो ना कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, IAEA द्वारा नहीं की गई है। यहाँ पर दूसरा नंबर सही है, भारत सरकार द्वारा हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग पद्धति के रूप में काम करता है ये, तो 2 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी में भारतीय पोत निर्माण उद्योग में गिरावट आई है। उसके वजह से भारतीय व्यापारियों ने धीरे धीरे अधिक लाभदायक अंतर्देशीय व्यापार के मद्देनजर पोत परिवहन गतिविधियों को त्याग दिया। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है, उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है जी। यहाँ पर जो दे रहा है कि यहाँ पर कारण और व्याख्या से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर तो सही है, भारतीय पोत निर्माण उद्योग में गिरावट आई थी 19वीं शताब्दी में, तो एकदम सही है। कैसे कि 1801 से लेकर 1899 तक के काल को 19वीं शताब्दी कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में इस समय ब्रिटिश, इससे पहले जो देखेंगे भारतीय उद्योग में भारत में नाव बनाए जाते थे, पारंपरिक तौर पर ही नाव बनाए जाते थे, लेकिन बनाए जाते थे और व्यापार भी होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सत्ता शासन में आई, इसने भारतीय नावों को दबाना शुरू कर दिया और
पूरे हिंद महासागर में केवल ब्रिटिश जहाज ज़्यादातर प्रभुत्व में आ गए, जिसके कारण भारतीय नावों की पूंछ कम हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश नाव होते थे ज़्यादा बेहतर होते थे, इसीलिए भारतीय पोत उद्योग धीरे धीरे समाप्त कम होने लगा। और सेकंड नंबर जो है, भारतीय व्यापारियों ने धीरे धीरे अधिक लाभदायक अंतर्देशीय व्यापार के मद्देनजर पोत परिवहन गतिविधियों को त्याग दिया। अब देखिए किस कारण से ये पोत उद्योग समाप्त हुआ था जी, तो इस कारण क्रूर ब्रिटिश नीतियों के कारण हुआ था। और यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय व्यापारियों ने स्वयं छोड़ दिया था, तो इसीलिए सेकंड नंबर गलती हो जाएगा। केवल एक सही है, तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर की व्यापार नीतियों के संदर्भ में विचार करना है। मैसूर के विचार किस पर करना है जी, तो मैसूर की व्यापार नीति, और क्या विचार करना है, सही। टीपू सुल्तान ने कौन कौन सी व्यापार नीति बनाई और तरीका क्या है, तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो दे रहा है, व्यापार केंद्र राज्य के नियंत्रण में स्थापित किए गए और प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जाता था। और इसके बाद से सेकंड नंबर दे रहा है, निवेश के लिए निजी जमाओं को राज्य द्वारा निश्चित प्रतिफल के साथ स्वीकार किया जाता था। और तीसरा नंबर दे रहा है, अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काली मिर्च, चंदन और इलायची के निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि प्रशिक्षित अधिकारी व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे, पर्यवेक्षण करते थे। दूसरा नंबर भी सही है कि निजी जमाओं को निश्चित प्रतिफल दिया जाता था। लेकिन तीसरा नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि मिर्च और इलायची जुड़ा था, मिर्च और इलायची को प्रोत्साहित दिया गया, लेकिन चंदन नहीं, चंदन का संबंध इससे नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 नंबर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही, बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक विस्तार के संदर्भ में अलीनगर की संधि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अलीनगर की संधि से विचार करना है, और क्या विचार करना है जिसे इसमें दे रहा है, और सही कथन पर विचार करना है। क्या सही कथन इसमें दे रहा है, इस पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद से इसने मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को प्रदत्त पूर्व के विशेषाधिकारों की पुनः पुष्टि की। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हस्ताक्षर हुआ था अलीनगर की संधि। ये कब हुआ था जी, जब ब्लैक होल की घटना हो गई थी, अर्थात कुछ 146 अंग्रेजों को रखकर एक छोटे से कमरे में रखकर बंद कर दिया गया था, और मृत्यु हो गई थी अधिकांश लोगों की। तब यहाँ से जब रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से आया था, दक्षिण से मद्रास से आया, जब अथी में बंगाल में, तब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य अलीनगर की संधि हुई थी, और इसने पूर्व के विशेषाधिकारों की भी पुष्टि की थी। यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस पूर्व संगठनों के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर जो दे रहा है, क्या विचार करना है जी, कैसा विचार रखना है, कांग्रेस पूर्व संगठनों के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। और ऑप्शन का तरीका क्या है, तो ऑप्शन का तरीका है एलिमिनेशन मेथड, अर्थात एक भी सही गलती मिला कि हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इतना बड़ा है तो हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तेरा इंडियन एसोसिएशन ने लंदन के अतिरिक्त भारत में भी भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षाएं तक साथ आयोजित करने की मांग की। तो क्या ये सही है, तो एकदम सही है। दूसरा नंबर तेरा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने कार्यपालिका को न्यायिक कार्यों से पृथक करने की मांग की, तो एकदम सही है। तीसरा नंबर तेरा बंग भाषा प्रकाशिका सभा ने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम करने का विरोध किया। यहाँ पर बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो थी, यही गलती है, क्योंकि इसकी विरोध किसने किया था जी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने 1877 में किसने किया था जी। यहाँ पर बंग भाषा प्रकाशिका सभा तो भारत राष्ट्रवाद और भारत के प्रति थी, राष्ट्रवादी थी, लेकिन ये किसके लिए समर्पित थी, तो ये इसका संबंध किससे था जी, तो बंगला भाषा का विकास से जुड़ा था। बंगला भाषा बंगाली लोगों के विकास को नेतृत्व में रखता था। लेकिन यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में इसने बात नहीं की थी। 1877 में जिस पत्रिका ने किया था, तो उसका नाम क्या था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने किया था। यहाँ पर बंग भाषा प्रकाशिका सभा नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही गलती है। यहाँ पर 3 नहीं, ये 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, एक और सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस क्लास में हम लोगों ने 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 से लेकर फिर से टेस्ट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।